क्या हमारे महान देश के महान लोकतंत्र के साथ कोई खेल हो रहा है? क्या कोई ऐसा गिरोह है जो बड़े ही शातिर तरीके से जमहूरियत की जड़ें कमज़ोर कर रहा है? क्या सिस्टमैटिक तरीके से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सवाल उठाए। दावा तो उन्होंने किया था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग पर फिर से सुई घूम गई है, फिर से सवाल उठ गए हैं, क्योंकि आरोप संगीन है और नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं वोटर लिस्ट से छेड़खानी के, सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी वोटर काटने के आरोप। जवाब चुनाव आयोग की तरफ से भी आया और कहा गया कि ये आरोप आधारहीन है और ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकते। एक एफआईआर का भी जिक्र हुआ। आज के ललन टॉप शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अपनी 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से सबूत दिखाए, क्या दावे किए, कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का कौन सा विश्लेषण पेश किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हफ्ते भर का वक्त क्यों दिया, इस पर बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा आकर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन सबसे इतर बात करेंगे बानू मुश्ताक की, वो लेखिका भारत की, कर्नाटक की, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश को सम्मान दिलवाया बुकर प्राइज इंटरनेशनल जीत के, लेकिन उनके अपने ही गृह राज्य में धार्मिक नफरत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई तो उस आदेश की भी चर्चा करेंगे जो यूट्यूबर्स और पत्रकारों के लिए राहत बनकर आया। अडानी समूह के बारे में बनाए गए जो वीडियो हटाने का आदेश इन सबको मिला था, वो रद्द हो चुका है। केंद्रीय इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने सिर्फ आदेश का पालन किया, हम इसमें पार्टी नहीं है। इन सबसे इतर ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फ़ोन पर क्या बात की, और जाते जाते ये भी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई अपनी ट्रोलिंग पर क्या बोले। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। भारत के लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है, ये कहते हुए राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को, जब कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने इस पीसी के बारे में जानकारी दी थी तो कयासबाजी शुरू हो गई थी कि क्या राहुल गांधी अपना बहुप्रतीक्षित हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम जो एटम बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हालांकि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में कहा कि हाइड्रोजन बम नहीं है, वो तो अभी आएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये हुआ। राहुल ने यह भी इल्ज़ाम लगाया और इसके बाद चुनाव आयोग का जवाब आया कि सारे आरोप आधारहीन हैं और झूठ हैं। और बीजेपी नेता क्या बोले, राहुल के आरोप बम नहीं फुलझड़ी हैं, वो भी फुस फुलझड़ी। बयानबाजी का दौर जारी है, अब विस्तार से समझते हैं पूरी बात। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को 31 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। कहा, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटर्स को निशाना बना रहा। राहुल गांधी बोले कि वो अपने साथ ऐसे लोगों को लाएं जिनके नाम डिलीट किए गए। We had heard this many times and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. I am somebody who loves my country. I love my constitution. I love the democratic process and I am protecting that process. टोन सेट करने के बाद राहुल ने 4 बड़े आरोप लगाए। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि साल 2023 के चुनाव में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 6018 वोटर का नाम डिलीट करने की कोशिश हुई। इसकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। नाम डिलीट करते समय एक गलती से मामला पकड़ में आ गया। सुनिए। What happened was the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदाबाई नाम की एक महिला का वीडियो भी दिखाया गया। इसमें उन्होंने कहा, मेरा नाम डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया, 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। राहुल ने दावा किया कि आलंद में जिन वोटर्स के नाम हटाए गए उसके लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। Lady called Godabai
Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. So the question is, whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the process? Now, इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी क्रोनोलॉजी समझाई, बोले मैं ज्ञानेश कुमार पर सीधे आरोप लगा रहा हूं क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है। सीआईडी ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे, कुछ बेसिक चीज़ें मांगी। फॉर्म भरने के लिए यूज हुआ डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट्स और ओटीपी ट्रेल्स, क्योंकि आवेदन के लिए ओटीपी लेना पड़ता है। राहुल गांधी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक ये जानकारी कर्नाटक सीआईडी को नहीं दी। बोले ज्ञानेश कुमार के पास हफ्ते भर का वक्त है। Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the constitution. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बोले कि ये सब सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। जिनके नाम पर वोट डिलीट किए गए, अलग अलग लिस्ट में उन सब का सीरियल नंबर पहला था, इसलिए ये सब सॉफ्टवेयर के जरिए हुए। एक गिरोह इसमें शामिल है। उन्होंने कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाया और कहा कि इनके नाम पर वोट डिलीट किए गए हैं। किसी के नाम पर 4 मिनट में 28 वोट डिलीट हुए, तो किसी के नाम पर सुबह 4 बजे 36 सेकंड के भीतर नाम डिलीट हुए। ये भी कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के भीतर से भी मदद मिल रही है, क्योंकि लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी आया। 3 बिंदुओं में ये जवाब आया। पहला, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है। दूसरा, साल 2023 में आनंद विधानसभा में वोट डिलीट के कुछ असफल प्रयास हुए। इस मामले की जांच के लिए खुद चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवाई थी। और तीसरा, रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में आनंद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत हासिल की। इसके बाद प्रतिक्रिया बीजेपी नेताओं की आई। बोले राहुल के आरोपों में दम नहीं है। अपने हर तर्क में वो बात करते हैं SC, ST, OBC की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स is the sole agenda of Mr. Rahul Gandhi and Congress party? Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? Rights तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। उसके बाद किसी तरह का भी टीका टिप्पणी करना इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पर उचित नहीं है। अब किन्हीं को ये लगता हो जब उनकी सरकार बनती है, उनके लोग जीतते हैं, तब उनको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन ये एक परसेप्शन जनता में भ्रम पैदा करने का कि ये सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, ये लोग जनमत से नहीं काबिज हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने का राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा दिया था पहले, और बार बार एक भ्रम जनता के बीच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, न वोट की कहीं चोरी हुई है। इधर कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने राहुल के आरोप दोहराए। चुनाव आयोग की इस बात पर सवाल भी उठे कि जब खुद FIR दर्ज करवाई है तो कर्नाटक CID के साथ कॉपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं।
एक अपडेट ये भी आया कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने SIT जांच का ऐलान किया है। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच एक सवाल ये भी उठा कि वोटर का नाम डिलीट होता कैसे है। एक छोटा सा एक्सप्लेनर समझते हैं। नियमों के मुताबिक किसी वोटर का नाम लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 की ज़रूरत होती है। अगर किसी वोटर का निधन हो गया या वो कहीं और रहने चला गया तो इस स्थिति में रिक्वेस्ट दी जा सकती है। ये रिक्वेस्ट BLO दे सकते हैं और आम नागरिक भी। हालांकि उनका उसी चुनाव क्षेत्र में रजिस्टर होना ज़रूरी है, लेकिन नाम डिलीट करने से पहले वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के समय उस वोटर को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और अगर BLO की बात करें तो ये आमतौर पर कोई स्थानीय सरकारी कर्मचारी होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी स्कूल के टीचर, ब्लॉक स्तर के सरकारी कर्मचारी। माना जाता है कि अधिकारी उस इलाके और वहाँ रहने वालों के बारे में जानकारी रखते हैं। चुनाव आयोग के 2018 के मैनुअल के मुताबिक BLO के लिए ये ज़रूरी है कि वो समय समय पर चुनावी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में दौरे करें, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, खासकर बुजुर्गों और स्थानीय प्रतिनिधियों से। इस बातचीत के जरिए पता लगाएं कि कौन वोटर यहाँ से जा चुका है और किसका निधन हुआ है। इन सब जांच पड़ताल के बाद रिक्वेस्ट दी जाती है। फील्ड लेवल वेरीफाइंग ऑफिसर इसके आगे का काम करता है, यानी रिक्वेस्ट का वेरिफिकेशन। फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होता है। ये थी आज के दिन चली मैराथन की सारी जानकारी। रेस अभी चल रही है, जीत हार वक्त तय करेगा। हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अब सुर्खियों की पारी। इस महिला ने देश का नाम रोशन किया, उसका अपने गृह राज्य में अपमान होगा, उसे धर्म के कारण एक कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर जा पहुंचे हैं। महिलाएं 2025 में साहित्य का बुकर अवार्ड पाने वाली बानू मुश्ताक सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनेंगे CJI BR गवई। सुनवाई 19 सितंबर को होगी, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले क्या हुआ ये जानना जरूरी है। पूरे विवाद के केंद्र में है कर्नाटक के मैसूर का दशहरा उत्सव, जिसे नाद हब्बा के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे भव्य सांस्कृतिक आयोजनों में एक है। 10 दिन का उत्सव 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी नवरात्र से विजयदशमी तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन चामुंडेश्वरी मंदिर में होता है हिंदू रीति रिवाजों से। कर्नाटक सरकार ने इस दफा लेखिका बानू मुश्ताक को इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया। इन्विटेशन की खबर आते ही विवाद भड़क गया। विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 9 सितंबर को भाजपा के कार्यकर्ताओं और VHP के समर्थकों ने बानू मुश्ताक को बुलाए जाने के विरोध में रैली निकाली। इस घमासान के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का बयान आया। बोले, चामुंडी पहाड़ी केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। इस बयान पर मैसूर के पूर्व शाही परिवार की प्रतिक्रिया आई। मैसूर सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार की मां और महल की परंपराओं की संरक्षक प्रमोदा देवी वाडियार सामने आई। DK शिव कुमार की बात पर नाराजगी जताई। हालांकि बानू मुश्ताक को इनवाइट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन साफ किया कि चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करता है। उनका कहना है कि सरकार का दशहरा सांस्कृतिक है, लेकिन मंदिर और उसकी परंपराएं हिंदू है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। विरोध के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका लगाई BJP नेता और मैसूर के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने दलील दी कि उद्घाटन समारोह में चामुंडेश्वरी देवी को मूर्ति को उनको फूल चढ़ाया जाता है, वेदों का पाठ होता है और दावा किया कि अतीत में मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा की आलोचना की थी, हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया। लिहाजा कुल जमा बात ये कि लेखिका उद्घाटन करने के लिए उनके हिसाब से फिट नहीं है। लेकिन 15 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विभू बखरू और जस्टिस CM जोशी की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा, बानू मुश्ताक एक सम्मानित शख्सियत है, उनकी भागीदारी से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिलने वाली गारंटी का उल्लंघन नहीं होता। यानी किसी खास धर्म को मानने वाले व्यक्ति का दूसरे धर्म के त्योहारों में हिस्सा लेना संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गेंद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के पाले में है। फैसला जो भी आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन अगली खबर में पढ़ने से पहले आपको बानू मुश्ताक का एक बयान सुनाते हैं जो उन्होंने धार्मिक कट्टरपंथ और कुरीतियों के खिलाफ लल्लन टॉप पर आकर दिया था। 3 महीने तक कंटिन्यूस तौर से ट्रोलिंग हुआ मेरा, और मैं तो एडवोकेट हूँ ही, मेरा नंबर तो सबके पास था ही। जब इतना गाली गलौज हुआ मेरे साथ, इतना अपमान करने की कोशिश करे, बेइज्जती करने की कोशिश करे, समझो मेरे सर से पैर तक आके हर चीज़ का ओरल रेप हुआ मेरा। जो भी फ़ोन करता अला बला बकता और कहता वाहियात बकता। और मेरे घर में ऐसा माहौल था, मेरे दादा से लेकर मेरे अब्बा से लेकर मेरे हस्बैंड, मेरे भाई लोग सब औरत के बेहद इज्जत करने वाले लोग हैं। मेरा ऐसा माहौल, मेरे घर का माहौल ऐसा। जब मैं पब्लिक तौर से इस तरह से ट्रोलिंग हुआ मेरा, तो मैं अंदर से टूट गई। अगर आपको बानू मुश्ताक के
कृतित्व में दिलचस्पी है, उनकी बातों में दिलचस्पी है तो आप किताब वाला का ये एपिसोड जरूर देखें। आपको आज के लंडन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी अडानी समूह से जुड़ी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पत्रकारों के खिलाफ जारी किए गए गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड AEL के लिए जारी किया था। ऑर्डर के तहत पत्रकारों को कथित तौर पर अडानी समूह के खिलाफ मानहानि वाले आर्टिकल्स को या वीडियोस को पब्लिश करने से रोका गया था। कोर्ट का यह फैसला पत्रकार रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयस्कांत दास और आयुष जोशी की तरफ से डाली गई अपील पर हुई सुनवाई के बाद आया। सुनवाई रोहिणी कोर्ट के जिला जज आशीष अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सेशन कोर्ट को कंटेंट की समीक्षा करनी चाहिए थी, जहां याचिकाकर्ता ने 2024-25 में सर्कुलेट हुए लेखों और पोस्ट पर सवाल उठाए थे। वहीं कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका देना भी ठीक नहीं समझा। मेरे विचार में ये मौका दिया जाना चाहिए था। ऐसा ना होने के कारण ये आदेश नहीं टिकता। ये आदेश केवल इस अदालत के सामने पेश हुए अपीलकर्ताओं के लिए लागू होगा। हमने आपको कल के लंडन टॉप शो में भी बताया था कि मामले की शुरुआत रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर को दिए एक ऑर्डर के बाद हुई। तब सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने एक एक्स पार्टी यानी एक तरफा आदेश दिया था। ये एक अस्थायी कोर्ट आदेश है जो बिना दूसरी पार्टी को सुने दिया जाता है। तब होता है जब तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो ताकि गंभीर नुकसान रोका जा सके। आदेश में कोर्ट ने 9 लोगों संगठनों का नाम लिया था। इनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रंजय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, आबिर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडिंग एज इंस्ट्रा और अशोक कुमार। रोहिणी कोर्ट का यह आदेश एक जॉन डोए ऑर्डर जैसा है। जॉन डो कानूनी भाषा में काल्पनिक अज्ञात व्यक्ति का नाम होता है जिसका इस्तेमाल मुकदमे में तब किया जाता है जब वकील या कंपनी को शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पूरी जानकारी ना हो। इस केस में जॉन डो ऑर्डर का मतलब है कि कोर्ट ने न केवल 9 लोगों संगठनों को बल्कि अज्ञात लोगों को भी अडानी ग्रुप के खिलाफ बिना सबूत वाले डिफेमेशन कंटेंट शेयर करने पर रोक लगाई। एक तरह से कोर्ट ने इस ऑर्डर से अडानी को शक्ति दी कि वे नए लिंक्स भेजकर और कंटेंट हटवा सकें। कोर्ट ने कहा कि गलत और बिना सबूत वाले कंटेंट को 5 दिनों में हटाना होगा। रोहिणी कोर्ट के ऑर्डर के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने 16 सितंबर को देश के कुछ मीडिया संस्थानों और कई यूट्यूबर्स को नोटिस भेजा। MIB ने अडानी समूह का जिक्र करने वाले 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के आदेश दिए। जॉन डो ऑर्डर होने के चलते न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज़ के अलावा पत्रकार रवीश कुमार, यूट्यूबर ध्रुव राठी और द देशभक्त चैनल चलाने वाले आकाश बनर्जी जैसे नाम भी इस जद में आ गए। रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश के बाद पत्रकारों ने 2 अलग अलग अपील दायर की। एक अपील पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता की तरफ से डाली गई। उनकी अपील पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अगली सुर्खी पड़ोसी मुल्क नेपाल से है। यहाँ अंतरिम सरकार के गठन के बाद स्थिति स्थिरता की तरफ जाती दिख रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। इसकी जानकारी PM मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर दी। लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की PM सुशीला कार्की से बात हुई। बीते दिनों वहाँ जो दुखद घटनाएं हुई और जिनमें कई लोगों की जान गई उस पर मैंने गहरी संवेदना प्रकट की। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत पूरी तरह नेपाल के साथ खड़ा है। PM ने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं भी दी। नेपाल में राष्ट्रीय दिवस 19 सितंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली सुर्खी कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती, हुर्रियत चेयरमैन मौलवी मीरवाइज उमर फारूक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने नज़रबंद किए जाने के दावे किए। 17 सितंबर की शाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट का निधन हुआ था। महबूबा का दावा है कि उन्हें अब्दुल गनी भट्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया। एक्स पर उन्होंने लिखा, आज हमें नज़रबंद करने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि हम सोपोर जाकर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त न कर सकें, कि जम्मू कश्मीर की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। सज्जाद लोन ने लिखा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी क्या जरूरत थी। अब्दुल गनी को अंतिम विदाई देना हम सबका हक था। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए अब रुख करते हैं न्यूज रूम का। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से कुछ जवाब दिए गए हैं। बताया गया कि आनंद विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में फॉर्म 7 के तहत 6018 आवेदन मिले थे और ये आवेदन अलग अलग ऐप्स के जरिए ऑनलाइन जमा किए गए थे। जब इतने सारे आवेदन मिले तो शक हुआ, जांच की गई तो पता चला कि सिर्फ 24 आवेदन ही सही हैं, बाकी के 5994 गलत। ऐसे में सिर्फ 24 आवेदन एप्लीकेशन स्वीकार किए गए, बाकी के रद्द कर दिए गए और नाम डिलीट नहीं किए गए। ये कहना है कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। और इसके बाद 21 फरवरी 2023 को आनंद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएगी वहाँ के चुनाव आयोग की तरफ से। और फिर कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कलबुर्गी जिले के SP के साथ 6 सितंबर 2023 को उनके पास जितनी भी जानकारी उपलब्ध थी वो शेयर की। और इस जानकारी में फॉर्म्स के रेफरेंस नंबर थे। जिस व्यक्ति ने फॉर्म भर के आपत्ति जताई उसका नाम, फ़ोन नंबर, एपिक नंबर, IP एड्रेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मीडियम, टाइम, डेट, सब कुछ जो भी चुनाव आयोग के पास उसमें उपलब्ध था वो सब शेयर किया गया।
और इसके बाद क्या हुआ, कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये भी कहा कि सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ मीटिंग्स भी हुई और इन मीटिंग्स में साइबर एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। जाते जाते एक और जानकारी, हमने कल यानी 17 सितंबर के शो में आपको बताया था कि भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी को लेकर सीजीआई की भद्दी ट्रोलिंग हुई। अब उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सम्मान करते हैं। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।